नौकरशाह से राजनेता बनने की राह पर निशा बांगरे चल पड़ी हैं। बहुत विवाद हुआ, क्या पूरा मसला हुआ है ये जानने के लिए हमारे साथ खुद निशा बांगरे हैं, उनसे बात करते हैं। बांगरे जी, प्रदेश तक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या दिक्कत आ रही है? आपका इस्तीफा आखिर मंजूर क्यों नहीं किया जा रहा? दिक्कत यही है कि हम संविधान पर आस्था रखते हैं, हम सर्वधर्म की बात करते हैं। इनकी तरह भाजपा की सरकार की तरह, शिवराज मामा की तरह कट्टरपंथी विचारधारा पे नहीं चलना चाह रहे हैं। इसीलिए सर्वधर्म प्रार्थना को पहले इन्होंने रोका और उससे आहत होकर मैंने इस्तीफा दिया अपने संवैधानिक अधिकारों को एक्सरसाइज करने के लिए कि मैं अपने घर के उद्घाटन में जाऊंगी सर्वधर्म प्रार्थना में और मैं इस पद से त्यागपत्र दे रही हूँ। तो फिर उन्होंने नोटिस देना शुरू किया बैकडेट पे और आप देख सकते हैं कि 3 महीने से ज़्यादा हो चला है। अभी तक वो जो है हाईकोर्ट को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट में पिटीशन डाला था तो हाईकोर्ट को गुमराह करते हुए और खुद तानाशाही तरीके से जो है मेरे साथ प्रताड़ना वो कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब 3 महीने के बाद हमने निवेदन किया कि इस्तीफा स्वीकार करिए, अब मुझे चुनाव लड़ना है क्योंकि राजनीतिक मंशा आप लोगों की ठीक नहीं है। आप लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में नहीं आ रहे हैं। अब पढ़े लिखे लोग आने की ज़रूरत है और अधिकारी भी जो लोक सेवा आयोग से लोगों की सेवा करने आते हैं अब वो सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं। हाँ, जैसे उनके आका कहते हैं वैसा काम करते हैं। तो मैम, आप शिवराज सरकार पर बड़ा गंभीर आरोप लगा रही हैं। लगातार शिवराज सरकार महिलाओं के लिए योजनाएं लॉन्च कर रही है, महिलाओं के उद्धार की बात कर रही है, लेकिन आप कह रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान कट्टरपंथी भेदभाव कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, क्या कहना है आपका? बिल्कुल, ये ढोंग और ढकोसला है बहना के नाम पर पे। अगर ऐसा होता तो फिर मैं इतने किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आ रही थी तो इनको तब वो पीड़ा दिखाई नहीं थी। तो ये सिर्फ एक ढोंग है, ये लालच देने का काम हमारे मध्य प्रदेश की महिलाओं को किया जा रहा है। उनको समझ में आ गया कि पढ़ी लिखी महिला, अपने अधिकारों की बात करने वाली महिला आपसे शिवराज सरकार डर रही है? बिल्कुल डर रही है क्योंकि वो हार रहे हैं। उनके विधायक ने वहाँ काम नहीं किया जहाँ से मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। ये ढोंग कर रहे हैं, एक तरफ लाडली बहना का और एक में आना चाह रही है उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। और हद तो इन्होंने इतनी पार कर दी महिलाओं को दमन करने के लिए कि वो ये सब अपने अधिकारों की बात करने के लिए बाहर निकलेगी अपने घर से तो उनके कपड़े फाड़े जाएंगे, उनको निर्वस्त्र किया जाएगा, उनकी अस्मिता को लूटा जाएगा अपने गुंडों के द्वारा। ये संदेश भाजपा की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार मध्य प्रदेश को और देश को देना चाह रही है। महिलाओं को घर पे बिठाने के लिए काम किया जा रहा है कि हम लालच दे रहे हैं महीने का, बस ये काम करो, अपनी अधिकारों की बात मत करो। आप बैतूल के आमला से भोपाल तक पैदल चलकर आई हैं। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर आपके साथ क्या हुआ, अगर आप बताना चाहें तो? मैं 11 दिनों की यात्रा पूरी करके 12वें दिन भोपाल पहुंचने वाली थी। मंडीदीप में जैसे मैं पहुंची थी उन्होंने अपने गुंडों को भेज दिया पुलिस को कि इनको रोका जाए। हम जैसे तैसे भोपाल पहुंचे, एक दिन पहले निकल करके हम बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पहुंचे और शांतिपूर्वक हम सीएम हाउस तक जा रहे थे कि हमारे तथा कथित जो शिवराज मामा जी हैं वो बताएं कि अपनी भांजी के साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं, इस तरह की प्रताड़ना उनके अधिकारी क्यों दे रहे हैं। मुझे नज़रों से नज़रें मिलाकर मुझे बताएं अगर उनमें हिम्मत है। लेकिन वो जानते हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ सत्ता का लालच है और महिलाओं के साथ ही दुर्व्यवहार करना चाह रहे हैं। इनकी सोच दोगली सोच है, जवाब दे नहीं सकते थे इसलिए अपने गुंडों को भेज करके जो है वहाँ हमारी यात्रा को रोकने का काम किया जो शांतिपूर्वक चल रही थी। और उसको रोककर इतनी बर्बरता तक कि पहुंच गए कि बाबा पुलिस महिला जो है उसको तोड़ रही है। मुझे इस तरीके से खींचा जा रहा है जैसे मैं देशभक्ति की भावना, देश के लिए समर्पित किसी महिला के साथ इस तरीके का बर्ताव कि कपड़े फट जाएं। चौराहे पे बाबा साहब की मूर्ति है, वहाँ कितनी उनकी आत्मा रो रही होगी कि ये दिन देखने के लिए उन्होंने संविधान की रचना की थी कि उनकी बेटी को इस तरीके से लूटा जाएगा, उसकी इज्जत को। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के इशारे पर यह सब किया जा रहा है। बोर्ड ऑफिस पर आपके समर्थन में कांग्रेस नेता भी आए थे, इस पर आपका क्या कहना है? ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि जब मैंने यात्रा निकाली आमला से और उसके पहले भी जो मैं कार्य कर रही हूँ उसमें कहीं भी कांग्रेस का कोई निशान नहीं है। उनकी कोई मेरे प्रति कोई वैसी सहानुभूति उस तरीके से नहीं रही कि मेरे माध्यम से वो इस तरह का कार्य करें। मैं चूंकि अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, वो मेरे अधिकारों की लड़ाई में मेरे साथ भोपाल में दिखाई दी है। जहाँ जहाँ हमारी पदयात्रा गई, जो भी सर्वधर्म की विचारधारा को मानने वाले लोग थे उन्होंने हमारा सहयोग किया, जन समर्थन मिला। जैसे ही हम भोपाल पहुँचे तो फिर कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी, विभा पटेल दीदी जो अब्दुल्लागंज में भी हमें मिल गई थी, तो उनका समर्थन वहाँ पर दिखाई दिया क्योंकि ये न्याय की लड़ाई थी और उसमें वो हमारे साथ खड़े थे। लेकिन इसमें ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि ये उनके द्वारा किया हुआ कार्य। मैं अपने अधिकारों
के लिए और लोगों के अधिकारों के लिए, वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए हमारा पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है और कई सालों से लड़ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि हमें किसी पार्टी ने ये सब करने के लिए बोला है। क्या निशा बांगरे आमला से कांग्रेस उम्मीदवार होंगी? इसका जवाब तो जब कांग्रेस की सूची निकलेगी उसी में पता चलेगा, क्योंकि अभी तो मेरा त्यागपत्र भी मंजूर नहीं हुआ है। कांग्रेस क्या सोचती है? नहीं, आप बार बार कह रही हैं कि आप चुनाव तो लड़ेंगी। हाँ बिल्कुल, चुनाव तो मैं लड़ूंगी क्योंकि ये मेरा अधिकार है और ये संवैधानिक अधिकारों की बात है, इसीलिए मैं चुनाव लड़ूंगी। क्योंकि पहले मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर थी, नौकरी इसीलिए छोड़ी कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के समाज की सेवा करूं, देशभक्ति जनसेवा की भावना के साथ में आई थी। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार शिवराज सिंह चौहान जी के अधिकारियों द्वारा किया गया मेरे साथ, तो आहत होकर के मैंने जो है त्यागपत्र दिया और फिर अब मैंने सोच लिया कि मुझे विधानसभा में जाना है, क्योंकि इन्हीं विधानसभा में बैठे हुए इन दरिंदे सोच के लोग अगर हमारे ऊपर राज करें तो अच्छे लोगों को आने की जरूरत है, ऐसे लोगों की नहीं जो चौक चौराहे में महिलाओं की अस्मिता को लूटने के लिए इशारा करें। तो इसीलिए अच्छे लोगों को वहां जाना जरूरी है। तो सकारात्मक सोच के साथ हम चाहते हैं कि लोगों की आवाज उठाने के लिए अब हम विधानसभा में जाएं, और यही सोच मैंने रखी। लेकिन मेरा जो सोच है सिर्फ विधानसभा चुनाव लड़ने, जीतने, विधानसभा तक पहुंचने तक सीमित नहीं है। कलेक्टर की नौकरी के लिए लोग तरसते हैं, मैंने उस पद को ठुकराया है, इसमें कोई बड़ी बात मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, जिसका आज भाजपा की सरकार जो है गला घोट रही है। तो मुझे नहीं मालूम आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन हम लोकतंत्र के प्रहरी रहकर अपनी जान तक लुटाने के लिए तैयार हैं, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है मैम आप पर कि जनसेवा तो आप बतौर नौकरशाह भी कर सकती थी, तो सियासत की क्या जरूरत? तो फिर अगर जनसेवा मैं नौकरशाह के रूप में कर सकती थी, तो आपने मुझे सर्वधर्म प्रार्थना में जाने से लिखित में क्यों रोका? आपके घर का उद्घाटन होगा, आप अपने घर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे? आप बताइए, आप उन अधिकारियों से पूछिए जो ये सवाल कर रहे हैं, उनके घर के उद्घाटन में क्या वो नहीं जाएंगे? अगर मुझे लिखित में सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश सरकार का लिख करके दे रहा है कि आप किसी भी स्वरूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होंगे, तो इससे ज्यादा बेइज्जती की बात और क्या हो सकती है? हमारे स्वाभिमान के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। ये अधिकारी जो लोक सेवा आयोग से लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं, ये लोगों के साथ अन्यायपूर्ण रवैया अपना रहे हैं और सिर्फ चापलूसी करने का काम कर रहे हैं और उनके इशारों पे काम करते हैं। मैम, आपने ये भी आरोप लगाया है कि आपकी जान को खतरा है, किससे खतरा है और क्यों है? जब हमारी न्याय यात्रा आमला से निकली और सारनी पहुंची, तो वहां पुलिस के गुंडे, पुलिस ने अपने एजेंसी के लोगों को भेज करके हमारे यात्रा में जो सहयोगी थे उनको बोला कि मैडम को बोलिए अपनी यात्रा रोके, नहीं तो गोली से मार दिया जाएगा, डंपर से कुचल दिया जाएगा, इस यात्रा को रोके। क्योंकि हमें जन समर्थन अपार मिल रहा था। हम बुंदी विधानसभा में भी गए, इतना अपार जन समर्थन मिला, वहाँ दलित आदिवासियों की इतनी बुरी हालत है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मामा जी के, शिवराज मामा जी के गाँव में, जैत में आदिवासी जो सरपंच है वो अपनी पीड़ा रो रो के हमें सुना रहा था, उनकी बेटियां जो है रो रो के हमें अपनी पीड़ा सुना रहे थे कि हम सिर्फ नाम मात्र के सरपंच है, चलाता तो उनके समाज का एक दबंग व्यक्ति है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का भाव और किस तरीके का कार्य उन्होंने पिछले इतने सालों में किया है। तो हम जैसे ही निकले यात्रा में, हमें रोकने का काम किया, हमें दमन करने का काम किया, और उसका आप स्वरूप देख सकते हैं जो बोर्ड ऑफिस चौराहे पर उस दिन हुआ। तो तमाम प्रकार से जो है मुझे रोकने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। वो महिलाओं को ये बताना चाहती है कि जो महिला अपने अधिकारों की बात करेगा उसकी चौक चौराहे पे भाजपा के गुंडों के द्वारा उनकी अस्मिता को लूटा जाएगा। इसीलिए सारी महिलाएं ये लालच लो महीने भर का और अपने घर में बैठे रहो और घर में काम करो, बाहर आके अपने अधिकारों की बात मत करो। जेल में भी आपने अनशन किया? मैं बैठना चाह रही थी, लेकिन जो सुप्रिंटेंडेंट साहब थे उन्होंने समझाया कि अब जेल के कुछ नियम होते हैं, उस नियम के हिसाब से आपको नहीं बैठना चाहिए। तो जेल में खाना कोई कितना खा सकता है, आधी रोटी से ज़्यादा कोई खा नहीं सकता। तो मैंने खाना खाया, कोशिश की मैंने, लेकिन उनकी समझाइश के बाद मैंने तोड़ दिया था। आमला से बीजेपी ने योगेश पंडागरे को अपना उम्मीदवार बनाया है। वो डॉक्टर हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और इससे पहले वो विधायक, अभी मौजूदा विधायक हैं। उनसे चुनाव लड़ने के लिए आपने क्या तैयारी कर रखी है, क्या ब्लूप्रिंट है आपका? देखिए, जो आप जिन विधायक की आप बात कर रहे हैं वो सक्रिय तो तब हुए जब मैं वहाँ सक्रिय हूँ, उसके पहले तो वो बिल्कुल निष्क्रिय थे। सर्वे में साफ दिखाई देता है कि बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट वहाँ है नहीं, इसीलिए जैसे ही मैं वहाँ सक्रिय हुई उन्होंने अपना दिखा दिया काम। तो उन्होंने सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने की किया है, जनता की सेवा आप लोगों से जाकर पूछिए क्या किया है, उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि बीजेपी के पास
कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है, तो वो बीजेपी की मजबूरी है, इसीलिए उन्हें टिकट दिया, क्योंकि भरमार पैसा उन्होंने कमा लिया। तो पैसे के दम पे वो राजनीति करके जो है चुनाव जीतने का अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो यही बीजेपी की सच्चाई है। वहाँ पर लोग खुश नहीं है, लोगों के काम नहीं हुए। कोई भी जनता जो है, बैतूल में रहने वाला विधायक आमला में आकर के जो है कितना कार्य कर सकता है, जो अपना अस्पताल चला रहा है वो कितना समय दे सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। और मैं क्या बोलूँ, वहाँ की जनता से पूछ लीजिए, कोई जनता वहाँ पर खुश नहीं है उनसे, और उन्हें हराएगी इस बार। इसीलिए इसी डर से वो चाहते हैं कि मैं विधानसभा चुनाव में ना उतरूं। आमला के लिए कुछ विशेष जो आपने दिमाग में सोच रखा हो कि आमला की सूरत ऐसे बदली जाएगी, क्योंकि बदहाली का शिकार रहा है लंबे समय से, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हाँ। तो इसको लेकर आपके माइंडसेट में कोई ऐसी चीज जो आप आमला में उतारना चाहती हैं? देखिए, आमला सारनी मुझे लगता है कई वर्षों से लावारिस जैसा रहा है। एक जो अनाथ बच्चा होता है या सौतेला व्यवहार उसके साथ आमला सारनी की जनता के साथ किया गया है। सारनी का हाल आप देख सकते हैं कि सारनी में किस तरीके से पलायन हुआ है। उजड़ती सारनी को लेकर के लोगों ने कई प्रयास किए, लेकिन उस पर भी कोई गंभीरता पूर्वक वहाँ के विधायक या मुख्यमंत्री जी ने नहीं विचार किया। सिर्फ नाम मात्र के लिए भूमि पूजन करने के लिए वहाँ आते हैं, कोई भी जमीन पर कार्य। पंडाग्रे साहब बोल रहे हैं कि 2 यूनिट आ गई है। नहीं, सिर्फ भूमि पूजन हुआ है, सिर्फ घोषणा हुई है, उसका अभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो घोषणाएं तो कोई भी कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं कि घोषणाओं के नाम पर बीजेपी ने क्या किया है। तो बहुत सारी वहाँ पे रोजगार की समस्या है, वहाँ शिक्षा की समस्या है। जो वहाँ आदिवासी अंचल हैं, गांव दूर सुदूर जो हैं, जहाँ कोरकू समाज, गोंड समाज के लोग रहते हैं, बच्चे वहाँ 5वीं के बाद पढ़ नहीं पाते, स्कूल नहीं, 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। रोजगार की तो समस्या है ही, और उसके अलावा स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या, बहुत सारी समस्याएं वहाँ हैं, क्योंकि वहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं गाँव की, वो बहुत आसानी से हल की जा सकती है। ज़रूरत है सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की और वहाँ बैठे हुए अधिकारियों को कार्य करने की। तो ये है निशा बांगरे, जो बहुत साफ कह रही हैं कि आमला से तो वो चुनाव हर हाल में लड़ेंगी। इसके साथ ही आमला से चुनाव लड़ने के लिए उनके पास में ब्लूप्रिंट भी है। कैमरामैन अंकुश बारस्कर के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, भोपाल।